हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए कक्षा 10 मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के लिए गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है। और दोस्तों, ये वीडियो लगभग 1 घंटे का होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों, मैं आपको इनके हल है वो साथ में इनके करवाने वाला हूँ। तो इसका करते हैं हल। तो दोस्तों, हमें √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ये दोस्तों हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों, इसके लिए हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसके हल में सबसे पहले तो हमने मान लिया कि √5 एक अपरिमेय नहीं बल्कि एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, हमने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कौन सी होती है कि जो संख्या अंश बट्टा हर के रूप में लिखी जा सकती है उसे बोलते हैं परिमेय संख्या, यानी जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने √5 को a/b के बराबर लिख दिया, क्योंकि हमने माना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। और जहाँ पर b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर b का मान 0 हो गया तो a/0, और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंदर अगर 0 का भाग लगाते हैं तो उसका मान अनंत हो जाता है, जो कि अपरिभाषित होता है। तो हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है और हमने √5 को a/b के रूप में लिख दिया, जहाँ पर b ≠ 0। और यहाँ पर a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि a तथा b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी a और b के अंदर कोई कॉमन संख्या नहीं है। तो दोस्तों, अब हमने यहाँ पर माना था कि माना √5 बराबर a/b, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये b भाग में है तो इसको √5 के गुणा में भेज दिया। तो यहाँ से ये हो गया हमारा √5b बराबर a। और अब हमने क्या किया कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, यानी दोनों तरफ वर्ग कर दिया। तो जब दोनों तरफ वर्ग किया तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 5, और b का स्क्वायर हो गया b² बराबर a², यानी 5b² बराबर हो गया हमारा a²। और इसको दोस्तों हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों, यहाँ पर 5b² है, तो हम जानते हैं कि 5b² के अंदर 5 का भाग जाएगा, यानी ये 5 से विभाज्य होगा। तो हमने लिख दिया कि इसलिए 5b² 5 से विभाज्य है। तो दोस्तों, अगर 5b² 5 से विभाज्य है तो हम देखते हैं कि a² 5b² के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि a² भी 5 से विभाज्य होगा, यानी a² के अंदर भी 5 का भाग जाएगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं बराबर है एक दूसरे की। तो जब a² भी 5 से विभाज्य है तो हम कह सकते हैं कि a भी 5 से विभाज्य होगा, यानी a के अंदर भी 5 का भाग जाएगा। और इसको दोस्तों हमने नाम दे दिया कथन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों, इसको कथन नंबर फर्स्ट नाम क्यों दिया उसका रीजन भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले तो इस सवाल को आगे और समझते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर a भी 5 से विभाज्य है, इसको कथन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर माना a बराबर 5c, हमने यहाँ पर a को 5c के बराबर मान लिया, जहाँ पर c कोई अचर संख्या है। तो अब दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर, तो a² बराबर हो गया दोस्तों हमारा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, c का स्क्वायर हो गया दोस्तों हमारा c²। तो यहाँ से अब यहाँ पर a² की जगह हमने 5b² रख दिया, कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से। आप देख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 है हमारी 5b² बराबर a²। तो यहाँ पर a² की जगह हमने पुट कर दिया 5b² बराबर 25c²। तो यहाँ पर 5 दोनों तरफ 5 का भाग जा रहा है तो 5 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर तो बच गया b² बराबर, यहाँ पर बच गया हमारा 25/5 यानी 5c²। तो यहाँ से b² बराबर हो गया दोस्तों हमारा 5, तो हमारा b² बराबर हो गया दोस्तों 5c²। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 5c² 5 से विभाज्य है, यानी 5c² के अंदर 5 का भाग जाता है। तो जब 5c² के अंदर 5 का भाग जाता है तो b² भी इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि b² भी 5 से विभाज्य होगा। तो अगर b² 5 से विभाज्य है तो हम ये भी कह सकते हैं कि b भी 5 से विभाज्य होगा, यानी b के अंदर भी 5 का भाग जाएगा। और इसको दोस्तों हमने कथन नंबर सेकंड नाम दे दिया। तो दोस्तों, हमारा कथन नंबर फर्स्ट था कि a भी 5 से विभाज्य होगा, और कथन नंबर सेकंड है हमारा कि b भी 5 से विभाज्य होगा। अब आगे समझते हैं। तो दोस्तों, कथन नंबर फर्स्ट व कथन नंबर
सेकंड से हम कह सकते हैं कि ए तथा बी दोनों 5 से विभाज्य है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ए तथा बी में 5 उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। क्योंकि अगर ए के अंदर भी 5 का भाग जाता है, बी के अंदर भी 5 का भाग जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ए में भी 5 कॉमन है और बी में भी 5 कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है, जो कि हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभासी है कि ए तथा बी में 5 उभयनिष्ठ है यानी 5 एक कॉमन संख्या है, जो कि हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभासी है। अब हमें क्या कथन माना था? हमने दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने माना था कि ए और बी सह अभाज्य है यानी ए तथा बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या सिद्ध कर दिया? हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि ए तथा बी में 5 उभयनिष्ठ है, जो कि हमने जो कथन माना था उसका विरोधाभासी है यानी उसका विपरीत प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अतः √5 एक परिमेय नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 1 कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार इस पर आधारित अन्य भी सवाल आ सकते हैं, जैसे √2 पूछा जा सकता है या फिर अन्य को संख्या देकर उसको अपरिमेय सिद्ध करवाया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये तो था हमारा सवाल नंबर 1, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए और ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला सवाल। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों अब आता हमारा नेक्स्ट सवाल। अब आता है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 2 कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारी प्रतिस्थापन विधि है। ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सवाल है जिसमें से लगभग समीकरणों को हल करना पूछा जाता है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, जो मैं आपको आगे करवाऊंगा। तो सवाल है कि रेखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया कि करते हैं इसका हल। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो हमारे समीकरण हैं इनको मैंने नाम दे दिया, जैसे इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया और इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। तो मैंने यहाँ पर इस समीकरण को तो 1 नंबर समीकरण मान ली, इसको 2 नंबर समीकरण मान ली। अब दोस्तों क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर पूछा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से। दोस्तों प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी भी मान को दूसरे समीकरण के अंदर प्रतिस्थापित कर देना यानी उसके अंदर पुट कर देना। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लो और उस मान को दूसरे समीकरण में पुट कर दो, तो वहाँ से एक चीज़ का मान आ जाएगा, या तो x का आ जाएगा या फिर y का आ जाएगा। तो हम यहाँ पर करते हैं कि समीकरण नंबर 1 से, तो 1 नंबर समीकरण है हमारी x + y = 14। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया कि x = 14, यहाँ पर y प्लस का है उस तरफ चला जाएगा तो 14 - y। तो x का मान निकाल लिया हमने समीकरण नंबर 1 से। अब दोस्तों क्या करेंगे कि ये जो मान है x का ये समीकरण नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो x का मान समीकरण नंबर 2 के अंदर पुट करने पर समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो समीकरण नंबर 2 है हमारी x - y = 4। तो x की जगह पुट कर देंगे 14 - y। तो ये होगा हमारा 14 - y = 4। तो यहाँ से -y तो ये होगा हमारा माइनस का 2y और यहाँ पर बराबर में है 4 और यहाँ पर 14 प्लस का है तो उस तरफ जाएगा तो 4 के माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से -2y = -10, क्योंकि 4 में से 14 घटाते हैं तो ये आता हमारा -10। तो यहाँ से y बराबर यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट गया तो ये बच गया हमारा 2y = 10। तो यहाँ से y = 10/2 यानी 5। तो इस प्रकार y का मान है हमारे पास 5। अब दोस्तों हम y का मान है किसी भी समीकरण के अंदर रख सकते हैं, चाहे समीकरण 1 के अंदर रख सकते हैं चाहे समीकरण 2 के अंदर रख सकते हैं, वहाँ से हमारा x का मान निकल कर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि y का मान मैंने यहाँ पर समीकरण 1 के अंदर रख दिया। तो मैंने लिख दिया कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 हमारी x + 5 = 14, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हमारी x + y = 14। तो यहाँ पर y की जगह मैंने यहाँ 5 पुट कर दिया, तो x + 5 = 14। तो यहाँ से x = 14 - 5 यानी 9। तो इस प्रकार दोस्तों x = 9 आ गया और y = 5 आ गया। तो ये थे हमारे इस समीकरण के हल। हल का मतलब होता है कि x y यानी चरों का मान निकालना। तो दोस्तों इस प्रकार आपको प्रतिस्थापन विधि पूछी जा सकती है। तो ये था हमारा सवाल नंबर 2। अब आता है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 3। और दोस्तों 3 नंबर सवाल है
कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर दो समीकरण दी गई है और इन दोनों समीकरणों से हमें इनका मान निकालना है, यानी x और y का मान निकालना है, यानी इनको हल करना है, वो भी विलोपन विधि से। तो दोस्तों यहाँ पर करते हैं इसका हल। और दोस्तों मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो इस समीकरण को नाम दे दिया 1 और इस समीकरण को नाम दे दिया 2। सबसे पहले तो इन दोनों समीकरणों को समीकरण 1 व समीकरण 2 मान लिया। अब दोस्तों क्या करते हैं कि विलोप का मतलब होता है कि किसी भी एक मान को गायब कर देना। जैसे यहाँ पर ये हमारा 3x + 4y बराबर 10, यहाँ पर 2x - 2y बराबर 2। अब दोस्तों गायब करने का मतलब ये है कि या तो x को गायब कर दो या y को गायब कर दो। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये दो समीकरण है जो हमारे 2 नंबर समीकरण है, या फिर जो हमारी 1 नंबर समीकरण है, अगर मैं 1 नंबर समीकरण के अंदर 2 का भाग लगा दूं, अगर मैं 1 नंबर समीकरण के अंदर 2 का भाग लगाता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 2y हो जाएगा। 4/2 करूँगा तो ये 2y हो गया। और अगर मैं इस समीकरण के अंदर 2 का भाग लगाकर अगर इसके अंदर जोड़ूंगा तो ये तो हो गया -2y, ये +2y हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहाँ पर y का पद हट जाएगा और केवल x का पद बचेगा, तो वहाँ से x का मान आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों यही होता है हमारा विलोपन का मतलब, कि किसी भी एक मान को गायब कर देना। चाहे आप x को गायब कर सकते हैं, चाहे y को गायब कर सकते हैं। जैसे x को गायब किस प्रकार करोगे कि आप जो हमारे 1 नंबर समीकरण है इसको तो 2 से गुणा कर दो, तो ये तो हो जाएगा हमारा 6x और बाकी ये सभी गुणा हो जाएंगे। और इसको कर देंगे 3 से गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 2 यानी 6x। तो दोनों 6 हो गए, तो 1 नंबर समीकरण में से 2 नंबर समीकरण घटा लेंगे, तो यहाँ पर x का पद गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें किसी भी एक पद को विलोप करना है। तो मैं यहाँ पर इस y के पद को विलोप करता हूँ। तो मैंने क्या किया कि समीकरण में 1 के अंदर दोनों तरफ 2 का भाग लगा दिया, तो समीकरण तो हमारी संतुलित रहेगी, क्योंकि मैंने अगर 2 का भाग इस तरफ लगाया तो 2 का भाग इस तरफ भी लगाया, तो समीकरण के मान के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। तो मैंने 1 नंबर समीकरण के अंदर 2 का भाग लगा दिया, तो यहाँ पर ये होगा हमारा 3/2x + 4y के अंदर 2 का भाग लगाएंगे, तो 4 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे, तो ये होगा हमारा दोस्तों 2y बराबर 10 के अंदर 2 का भाग दिया, तो ये आगा हमारे पास 5। और इस समीकरण को मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे कि 2 नंबर समीकरण व 3 नंबर समीकरण को जोड़ देंगे। तो मैंने लिख दिया समीकरण 2 + समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा 2x और ये हमारा 3/2x। तो 2x के अंदर जोड़ेंगे 3/2x, तो दोस्तों ये होगा हमारा 7/2x बराबर 2y, ये -2y ये +2y, तो ये तो दोनों कट हो गए, दोनों कैंसिल हो गए। अब बराबर है 5 और 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये आगा हमारा 5 और 2 7। अब यहाँ से x बराबर 7/2 गुणा में है, तो इसको 7 के भाग में भेज देंगे, तो यहाँ पर ये 2 हमारा इसके भाग में है, तो ये ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो 7 × 2/7, तो 7 × 2 = 14/7, तो ये होगा हमारे पास 2, यानी x का मान दोस्तों आ गया हमारे पास 2। अब x का मान हम किसी भी समीकरण के अंदर पुट कर सकते हैं, चाहे 1 के अंदर पुट कर देंगे या फिर समीकरण नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो हम x का मान 2 समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 है हमारी कि 3x + 4y बराबर 10, तो इस 1 नंबर समीकरण के अंदर हम x का मान पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × x का मान हमारे पास 2, तो ये होगा हमारा 6 + 4y बराबर 10। तो यहाँ पर ये होगा हमारा 6 + 4y बराबर 10, तो यहाँ से 4y बराबर 10 - 6 बराबर 4, यानी y बराबर हो गया दोस्तों हमारा 4/4 यानी 1। तो इस प्रकार x का मान आ गया हमारे पास 2 और y का मान आ गया 1। तो ये थी हमारी विलोपन विधि। तो ये था दोस्तों हमारा सवाल नंबर 3। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल नंबर 4। अब आता है दोस्तों हमारा 4 नंबर सवाल। और दोस्तों 4 नंबर सवाल है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इस द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब है कि x के मान ज्ञात करना। तो दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट विधि है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ये भी परीक्षा में पूछी जा सकती है और कई बार पूछी भी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, क्योंकि अगर हम पूर्ण वर्ग विधि नहीं आएगी तो हम इसको हल कैसे करेंगे। तो दोस्तों पूर्ण वर्ग विधि 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। पहला स्टेप कि हमारे पास कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसके अंदर सबसे पहले तो x² के गुणांक को इकाई करो। इकाई करने का मतलब होता है दोस्तों 1 करो, यानी अगर उसके अंदर 4 है, 4x² है, तो सबसे पहले उस समीकरण के अंदर 4 का भाग लगाओ। तो यानी कहने का मतलब है कि x² के गुणांक को इकाई करो। उसके बाद
सी यानी अचर का पक्षांतरण को, यानी अचर को उस तरफ भेजो बराबर से उस तरफ। उसके बाद 3 नंबर स्टेप है कि जो x का गुणांक है उसका आधा, आधा कितना होता है, और उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ दो। यानी जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसका जो गुणांक है उसके अंदर 2 का भाग लगा दो, और भाग लगाने पर जो मान आता है उस मान को वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ दो, यानी उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ दो। और उसके आगे की विधि होती है वो आपको मैं सवाल के अंदर बता दूंगा। तो यहाँ पर हमें समीकरण दी गई है द्विघात कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि क्या है वो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। तो दोस्तों अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम पूर्ण वर्ग विधि का यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि समीकरण में हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। तो हमें सबसे पहले तो पहला स्टेप यूज करना है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई करो, यानी 1 करो। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 ना होकर 1 होता तब तो हम यहाँ पर इसको 1 करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमारा गुणांक है वो 4 है। तो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर 4 का भाग लगाना होगा। तो मैंने यहाँ पर कर दिया कि दोनों तरफ 4 का भाग देने पर, तो दोनों तरफ 4 का भाग देंगे तो ये तो हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा हमारा 3/4 एक्स प्लस ये हो गया 5/4 बराबर 0 के अंदर 4 का भाग देंगे तो ये तो 0 ही आ गया। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई करो। तो हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई कर दिया। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट है वो है कि सी का पक्षांतरण करो, यानी जो अचर पद है उसका पक्षांतरण को उसको उस तरफ भेजो। तो यहाँ पर अचर पद है हमारा 5/2, तो इसको मैंने इस तरफ भेज दिया तो ये होगा हमारा माइनस का 5/4। तो दोनों स्टेप कंप्लीट कर दिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई कर दिया और अचर पद का पक्षांतरण कर दिया। अब आता है दोस्तों कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दो। तो हमारा x का गुणांक है 3/4 और 3/4 का आधा होगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 3/4 का आधा करेंगे, यानी 3/4 के अंदर 3/4 के अंदर भाग देंगे 2 का। तो दोस्तों यहाँ पर 2 के बट्टे में 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ से 3/4 और यहाँ पर ये 1 तो ऊपर गुणा में चला जाएगा, 2 भाग में आ जाएगा। तो ये होगा हमारा 3/4 2 8, यानी 3/8, यानी 3/4 का आधा होता है 3/8। तो मैंने यहाँ पर x के गुणांक के आधे यानी 3/8 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दिया। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी पूर्ण वर्ग विधि के तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों आता है कि आगे इसको कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 3/8 का स्क्वायर बराबर माइनस 5/4 प्लस इसकी होल स्क्वायर खोल दी। 3 का स्क्वायर होता है 9, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसकी होल स्क्वायर आपको दोस्तों नहीं खोलनी है, उसका रीजन भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने उस सवाल को वैसा का वैसा यहाँ पर लिख लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस 3/8 का स्क्वायर बराबर माइनस 5/4 प्लस 9/64। तो यहाँ से अब दोस्तों यहाँ पर आती है हमारी मेन पॉइंट कि यहाँ पर ये जो पद है इसकी स्क्वायर हमें नहीं खोलनी है, इसका हमें होल स्क्वायर बनाना है। कैसे कि सबसे पहले तो ये जो चर है एक्स का मान है उसको यहाँ पर लिख दो, फिर यहाँ पर हमें चिन्ह लगाना है। और चिन्ह कौन सा लगाना है, जो यहाँ पर x के गुणांक में है वो चिन्ह यहाँ पर लगाना है। जो चिन्ह x के गुणांक में है वो हमें यहाँ पर लगाना है, ठीक है। जो हमारा x के गुणांक में है वो चिन्ह यहाँ पर लगाना है। उसके बाद ये जो संख्या है, जो होल स्क्वायर के नीचे जो संख्या है, ये संख्या हमें यहाँ पर लगा देनी है और इसका होल स्क्वायर कर देना है। तो इस पद का सॉल्यूशन इस प्रकार होता है कि सबसे पहले तो इस चर के मान को लिख दो, फिर ये चिन्ह लगा दो जो x के गुणांक में है, और उसके बाद जो ये संख्या ये यहाँ पर लिख दो और इसका होल स्क्वायर कर दो बराबर। इसको हमने हल कर लिया कि 64 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 64 आया। अब यहाँ पर 4 का भाग देंगे 64 के अंदर, तो दोस्तों यह गया हमारे पास 16 बार और 16 का 5 के साथ गुणा कर दिया तो 16 5 80, ये माइनस का 80 प्लस का निशान, फिर 64 का भाग दिया 64 के अंदर 1 बार, 1 का 9 के साथ गुणा 9, तो ये होगा हमारा माइनस 80 प्लस 9, तो ये होगा हमारा माइनस का 71/64। अब दोस्तों यहाँ पर x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, यानी ये यहाँ पर स्क्वायर है वर्ग है बराबर माइनस 71/64। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ये हमारा माइनस का 71/64 है, यानी इसका मान 0 से कम है क्योंकि ये मान माइनस के अंदर है। और दोस्तों अगर यहाँ पर ये अगर माइनस में है तो इसका मान भी माइनस में होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। और हम जानते हैं
कि स्क्वायर होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। जैसे -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा +2 हो जाएगा। किसी भी माइनस का संख्या का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो ऑटोमेटिक प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर स्क्वायर वाली संख्या का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर ये हमारा दोनों बराबर है तो यहाँ पर मान ऋणात्मक में आ रहा है, जो कि कभी संभव नहीं है। अतः यहाँ पर जो हमारी दी गई जो समीकरण है द्विघात समीकरण, उसके मूल यहाँ पर दोस्तों वास्तविक मूल संभव नहीं है, यानी उसका हम एक तरह से मान नहीं निकाल सकते। जैसे x बराबर 8, x बराबर 9, इसका मान नहीं निकाल सकते, यानी ये कोई वास्तविक मूल संभव नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा पूर्ण वर्ग विधि। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको पूर्ण वर्ग विधि समझ में आई होगी। तो दोस्तों चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5। दोस्तों अब आता है हमारा 5 नंबर सवाल, जो मैंने लिया है समांतर श्रेणी वाली प्रश्नावली से। तो दोस्तों 5 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों अब करते हैं 5 नंबर सवाल को हल। तो 5 नंबर सवाल है कि यहाँ पर हमें एपी दी गई है, यानी समांतर श्रेणियाँ दी गई है, इनका प्रथम पद निकालना है और सार्वअंतर डी का मान निकालना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्रथम पद कौन सा होता है, जो हमें पहले लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो पहले जो हमारी सार्वअंतर है, यानी जो हमारी समांतर श्रेणी है, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने एपी बराबर मान लिया, यानी एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले तो इसको मैंने एपी के बराबर मान लिया। अब यहाँ पर दोस्तों हमें प्रथम पद पूछा गया, यानी ए का मान पूछा गया, तो ये तो यहाँ पर डायरेक्ट हो गया हमारा -5। अब आता हमारा सार्वअंतर यानी डी। हम जानते हैं कि सार्वअंतर डी होता है हमारा दूसरे पद में से प्रथम पद घटाना होता है। तो यहाँ पर दूसरा पद है हमारा -1 और प्रथम पद है हमारा -5। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि -5 में से घटाना है प्रथम पद, तो प्रथम पद है हमारे पास -5, तो ये तो ऐसा कैसा लिख दिया हमने, वो इसमें से ये घटाना है। तो यहाँ पर -1 का -1 माइनस माइनस का गुणा होकर होगा हमारा +5। तो यहाँ पर 5 और -1, तो ये होगा दोस्तों हमारे पास 4, यानी सार्वअंतर यानी डी का मान आ गया हमारे पास 4 और प्रथम पद आ गया हमारे पास -5। अब आता हमारी 2 नंबर एपी की एपी दी गई हमारे पास 4, 10, 16, 22 इस प्रकार, और इसके अंदर में प्रथम पद और सार्वअंतर पूछा गया है। तो प्रथम पद तो आ गया हमारे पास दोस्तों 4 और सार्वअंतर होता है हमारा कि A2 - A1, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद हमारे पास 10, प्रथम पद है 4, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो दोस्तों ये बच गया हमारे पास 6, यानी सार्वअंतर डी आ गया हमारे पास 6। तो इस प्रकार ये था दोस्तों हमारा सवाल नंबर 5। अब आता है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 6। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो मैंने लिया है एपी से, यानी समांतर श्रेणी से ही, कि यदि किसी समांतर श्रेणी यानी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इसका हल। और सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि दिया गया है S14 का मतलब होता है प्रथम 14 पदों का योग। S हम जानते हैं कि SN का मतलब होता है n पदों का योग, तो S14 का मतलब होगा 14 पदों का योग, और 14 पदों का योग कितना दिया गया है 1050, तो इसको यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद प्रथम पद दिया गया हमें A, तो हमने लिख दिया प्रथम पद A। इसके बाद दिया गया है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 20वां पद यानी A20 ये हमें ज्ञात करना है। तो जो दिया गया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। और मैथ का सिद्धांत ये होता है कि सबसे पहले तो जो दिया गया है उसको लिख लो और जो दिया गया होता है उसको यूज करना होता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर दिया गया है कि S14 बराबर 1050, और हम जानते हैं कि SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो यहाँ से S14, तो यहाँ पर n का मान आ गया हमारे पास 14, तो इस सूत्र के अंदर पुट कर देंगे। तो n की जगह 14 पुट कर दिया बट्टे 2, 2a का मान है हमारे पास 10 + n - 1, तो n का मान है हमारे पास 14, यानी 14 पद है -1 × d। तो d का मान हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर d का d रख दिया। तो यहाँ पर S14, तो S14 का मान हमें दिया गया प्रश्न के अंदर 1050, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया बराबर 14 के अंदर 2 का भाग दिया तो 7, फिर 2 × 10 यानी 20 + 14 - 1 यानी 13 d। तो 7 गुणा में है, इसको भाग में भेज दिया बराबर 20 + 13 d। 1050 के अंदर 7 का भाग देंगे तो ये आ गया 150, 20 इधर प्लस का है इस तरह माइनस में आ गया बराबर 13 d। तो यहाँ से 130 बराबर 13 d, यानी d बराबर
130/13 यानी 10। तो इस प्रकार सार्वयंत्र का दोस्तों मान हमने निकाल लिया 10, यानी जो हमारा सार्वयंत्र है वो आ गया दोस्तों हमारे पास 10। अब दोस्तों हमें पूछा गया A20। अब यहाँ पर D का मान क्यों निकाला वो भी आपको आगे बताऊंगा। तो हमें पूछा गया A20 और हम जानते हैं कि AN का फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमें पूछा गया A20 बराबर, यहाँ पर मान पुट कर देंगे। A का मान है हमारे पास 10 जो प्रश्न में दिया गया है, प्लस n यानी पद, तो हमें पूछा गया 20वां पद। तो यहाँ पर n की जगह मान पुट कर दिया 20 - 1 गुणा d। अब दोस्तों हमारे पास d का मान नहीं था, इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐशोदा का फॉर्मूला लगाकर हमने d का मान निकाल लिया। और यहाँ पर अब यहाँ पर d का मान पूछा गया तो मैंने d का मान पुट कर दिया 10। तो यहाँ से A20 बराबर 10 प्लस 20 - 1 यानी 19 और 19 इंटू 10 यानी 190। तो 190 और 10, तो दोस्तों ये होगा हमारा टोटल 200, यानी जो हमारा 20वां पद है वो दोस्तों आगा हमारे पास 200। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 6। तो दोस्तों अब आता हमारा नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7। तो दोस्तों 7 नंबर सवाल, और ये लिए मैंने दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से कि 7 नंबर सवाल है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो इसका हमें मान निकालना है, तो करते हैं इसको हल। तो दोस्तों इसके अंदर में कुछ नहीं करना, जो हमारे त्रिकोणमितीय मानों की जो सारणी है बस वो सारणी याद करनी है, उसमें से मान है वो मान पुट करने हैं, बस कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहला था साइन 60। तो हम जानते हैं कि साइन 60 का मान होता है √3/2। और दोस्तों ये टेबल है जो आपको याद करनी होगी। और दोस्तों ये त्रिकोणमितीय मानों की सारणी आप तभी याद हो सकती है जब आप इसको कम से कम 6 या 7 बार लिख कर और इसको पढ़ोगे, तभी आपको ये याद होगी। तो आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है, क्योंकि ये आपको 12वीं में भी काम आएगी, 11वीं के अंदर भी काम आएगी। तो सबसे पहले था साइन 60। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कोस 30। तो कोस 30 का मान भी होता है √3/2 प्लस का निशान साइन 30। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कोस 60। तो कोस 60 का मान भी होता है 1/2। तो अब कर लेंगे इनको हल। तो √3 इंटू √3, तो √3 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये बचेगा हमारे पास 3/2 इंटू 2 यानी 4 प्लस ऊपर 1 के साथ गुणा, तो ये होगा 1/2 इंटू 2 यानी 4। तो 3/4 प्लस 1/4 यानी 1। तो ये होगा हमारा पहला सवाल। अब आता है 2 नंबर सवाल कि 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान बताना है। तो वही मान पुट कर देंगे कि 2 इंटू tan 30 डिग्री। तो हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बट्टे 1 का 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब दोस्तों tan स्क्वायर 30 डिग्री को हम tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि tan स्क्वायर 30 डिग्री को tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने tan स्क्वायर 30 डिग्री को tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर लिख दिया, और tan 30 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/√3। तो ये होगा हमारा 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ऊपर होगा हमारा 2/√3 बट्टे ये होगा हमारा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये होगा हमारा 3, क्योंकि रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो ऊपर बचेगा हमारा 2/√3 बट्टे, यहाँ पर हमने 3 और 1 का एलसीएम ले लिया, जो आया हमारे पास 3। अब 1 का भाग देंगे 3 के अंदर 3 बार, और 3 का गुणा कर देंगे इस 1 के साथ, तो होगा हमारा 3 प्लस 3 का 3 भाग 1 बार, 1 का इस 1 के साथ गुणा, तो ये 1। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो 2/√3 बट्टा 4/3। अब यहाँ पर 2/√3 इंटू 3 तो ऊपर भाग में चला जाएगा, और सॉरी 3 तो ऊपर गुणा में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर भाग में है, तो ये तो ऊपर गुणा में चला जाएगा, और 4 यहाँ पर भाग में आ जाएगा, तो ये होगा हमारा 3/4। तो यहाँ से दोस्तों हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3। 3 को हमने लिख दिया √3 इंटू √3। तो यहाँ पर इस 1 √3 से 1 √3 कट गया, और इस 2 से ये 4 कट गया, तो ये होगा हमारे पास 2 यानी √3/2। तो इस प्रकार ये होगा हमारा इस सवाल का आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा 7 नंबर सवाल। अब बता दोस्तों हमारा 8 नंबर सवाल, और ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि यदि tan A बराबर कोट B हो, यदि tan A बराबर कोट B हो तो सिद्ध करो कि A + B बराबर 90 डिग्री। तो दोस्तों ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया कि चूंकि दिया गया है tan A बराबर कोट B, यहाँ से मैंने tan A बराबर लिख दिया, कोट B को मैंने लिख दिया tan 90 - B। क्यों?
क्योंकि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो इस फॉर्मूले का यूज़ मैंने यहाँ पर किया। अब यहाँ पर इस tan से tan कट गया तो यहाँ से a बराबर 90 माइनस बी, तो यहाँ से b इधर माइनस का है तो इस तरफ आ जाएगा प्लस का, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इतनी सीधम यानी ये सिद्ध हो चुका है। बस 2 या 3 लाइन का सवाल है। तो अब आता है दोस्तों हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 9। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों अब आता है हमारा 9 नंबर सवाल कि सिद्ध करो कि LHS बराबर RHS, यानी ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इन दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना है, यानी इसके बराबर हमें ये सिद्ध करना है। तो मैंने दोस्तों सबसे पहले LHS लिख दिया, ये LHS, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये हमारा LHS का मान। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये तो ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर दिया। हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो हर के अंदर संख्या होती है, यहाँ पर ये जो ऊपर लिखी जाती है इसे बोलते हैं अंश की संख्या, जो नीचे लिखी जाती है उसे बोलते हैं हर की संख्या। तो मैंने यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर दिया। हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि हर के अंदर जो संख्या है उसके अंदर अगर माइनस है तो उसके विपरीत चिन्ह वाली यानी प्लस चिन्ह वाली का ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर दो। अगर यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है तो यहाँ पर हमें 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो ये होता है हमारा हर का परिमेयकरण। और इससे इसके मान में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैंने 1 प्लस साइन ए का ऊपर गुणा किया है तो नीचे भी किया है, यानी इसके मान में कोई चेंजेस नहीं हुआ अभी तक। तो मैंने यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर दिया। बस इस सवाल के अंदर यही स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमें कर देना है हर का परिमेयकरण। अब यहाँ पर हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये होगा हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे, और वहाँ पर था हमारा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पर हमने ये सूत्र यूज कर लिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये होगा हमारा एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। तो अब यहाँ से ये ऐसा का ऐसा लिख दिया और 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये ऐसा का ऐसा लिख दिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है। उसके बाद ये ऐसा का ऐसा लिख दिया और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यहाँ पर ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, दोनों के ऊपर रूट है, तो रूट से होल स्क्वायर कट जाता है, तो ये बचेगा हमारा डायरेक्ट 1 प्लस साइन ए बट्टा कोस ए। अब यहाँ पर कोस ए को दोनों के अलग अलग भाग में लगा देंगे, तो ये होगा 1 बट्टा कोस ए प्लस साइन ए बट्टा कोस ए। तो यहाँ से हम जानते हैं कि 1 बट्टा कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो ये होगा हमारा टेन ए, और यही हमारा RHS था। तो दोस्तों इस प्रकार ये हो गया हमारा LHS बराबर RHS इति सीधम। तो दोस्तों इस प्रकार ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए कक्षा 10 मैथ के। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।